ये है बीपीएससी हवलदार कलर की वैकेंसी के यूनिक पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 का पार्ट 2 नंबर वीडियो। इस वीडियो में क्वेश्चन हम 21 से सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में नागालैंड में सूमी जनजाति द्वारा तुलिनी महोत्सव को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सूमी जनजातियों के द्वारा तुलिनी महोत्सव को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मई में, ऑप्शन नंबर बी अगस्त में, ऑप्शन नंबर सी जून में, ऑप्शन नंबर डी जुलाई में। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी जुलाई में। ऑप्शन नंबर डी जुलाई में। जुलाई के महीने में नागालैंड में सूमी जनजाति द्वारा तुलिनी महोत्सव को मनाया जाता है। इस त्यौहार को अन्नी भी कहा जाता है। इस त्यौहार को अन्नी भी कहा जाता है। इस त्यौहार को अन्नी भी कहा जाता है। इस त्यौहार में सूमी जनजाति के लोग फलदायी मौसम का जश्न मनाते हैं, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा होता है उस मौसम का के लिए त्यौहार मनाते हैं। इसके साथ साथ नागालैंड में कुछ अन्य जनजातियों के द्वारा भी कुछ प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसे भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले आता है नागालैंड के जनजातीय त्योहारों में हॉर्नबिल जो नागालैंड का काफ़ी प्रमुख त्यौहार है और इसे लगभग सभी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। हॉर्नबिल को लगभग सभी प्रमुख जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। दूसरा हो गया मोआत्सी त्यौहार। मोआत्सी त्यौहार मुआत्सु त्यौहार मई महीने में मनाया जाता है और ये आओ जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये मोआत्सु त्यौहार आओ जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। उसका अन्य त्यौहार हो गया तोखू एमांग नवंबर महीने में लोया जनजाति के द्वारा फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है। तोखू एमांग नवंबर महीने में लोया जनजाति के द्वारा फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसके बाद सेक्रेनथी फरवरी महीने में अंगामी जनजाति के द्वारा अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। सेक्रेनथी फरवरी महीने में आगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। आओलिंग त्यौहार अप्रैल महीने में कोन्याक जनजाति के द्वारा नागालैंड के कोन्याक जनजाति के द्वारा आओलिंग त्यौहार मनाया जाता है, जो अप्रैल माह में मनाया जाता है और ये नई फसल की शुरुआत के अवसर पर मनाते हैं। इसके बाद तसोकुम अक्टूबर महीने में खियांग मिंग युगन जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। खियांग मिंग युगन के जनजाति के द्वारा तसोकुम त्यौहार अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। इसके बाद एक बुसु त्यौहार जनवरी महीने में कछरी जनजाति के द्वारा बुसु त्यौहार नागालैंड में जनवरी महीने में कछरी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार से, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर से, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया कर्नाटक। प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। यह यक्षगान देवी देवताओं के आत्माओं का गीत है। यह यक्षगान देवी देवताओं के आत्माओं का गीत है। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जाट जटिन, झूमर, झिझिया, सोहर खिलौना, गोंड और विदेशिया। फिर से देखते हैं, झूमर, झिझिया, सोहर खिलौना, गोंड, विदेशिया और जाट जटिन बिहार का प्रमुख नृत्य है। मणिपुर की अगर बात करते हैं तो मणिपुर में मणिपुरी नृत्य लाओ हराओबा खम्बा थोईबी मणिपुर का प्रमुख लोक नृत्य है। केरल में कथकली मोहिनीअट्टम
कथकली मोहिनीअट्टम, केरल में कथकली मोहिनीअट्टम, थिरियट्टम पदायनी काली कारकिसी, थियट्टम पदायनी काली कारकिसी, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के प्रमुख त्यौहार है। कर्नाटक में यक्षगान, करगा और सुग्गी, कर्नाटक में यक्षगान, करगा और सुग्गी कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य त्यौहार है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ऑप्शन दिया गया है 42, 41, 43 और 40। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर 41। अब कैसे हुआ तो ये समझने के लिए देखते हैं। हर एक टर्न में -3 किया गया है, -3, तो इसके आगे भी -3 करेंगे तो 41 आंसर हो गया बी नंबर 41। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन है, किसी कार का मूल्य 2 क्रमागत वर्षों के अनुसार 15% तथा 20% कम जाता है तो 2 वर्षों के बाद कार का कितना मूल्य होगा? ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। दिया गया है 15 और 20%, 15 और 20%। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बाई 100। इसी तरह से सॉल्व करते हैं। 15 प्लस 20 माइनस बटा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो गया हमारा 35 माइनस 3 इक्वल टू 32। इसका आंसर हो गया 32%, 32%, बी नंबर 32%, बी नंबर 32%। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 और 65 के बीच, 10 और 65 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 4 से विभाजित होगी? 2, 3 और 4 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाता है 2, 3 और 4 का हो जाएगा मेरा 12। 2, 3, 4 का एलसीएम हो गया 12। तो अब हमें 12 से कटने वाली वो संख्या निकालना है जो 10 और 65 के बीच में हो। साधारण भाषा, साधारणली ट्रिक यूज कर लेते हैं, सिंपल सा। 65 की कुल संख्या, कुल कटने वाली संख्या का नंबर हम केवल लेंगे -10 के पहले कटने वाली कुल संख्या। 65 के पहले अगर हम बात करते हैं तो 12, 25, 60 यानी कि कुल 5 संख्याएं हैं जो 12 से कटेंगी। 65 के पहले 12 से कटेगी। और अगर 10 की बात करते हैं तो कोई भी संख्या इसमें कटने वाली नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो गया 5। हमारा सही आंसर हो गया 5। यानी कि 10 से 65 के बीच कुल 5 संख्याएं हैं जो 2, 3 और 4 से विभाजित होंगी। 2, 3 और 4 से विभाजित होंगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है जो जैन धर्म के डैश यानी कि कितने नंबर के तीर्थंकर थे? शॉर्ट में कहना है कि महावीर जो है, भगवान महावीर, वो कितने नंबर के तीर्थंकर थे? ऑप्शन दिया गया 26, 23वें, 25वें और 24वें। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अन्य ऑप्शन को देखते हैं तो 26 और 25वें तीर्थंकर का जिक्र फिलहाल अभी कहीं पर किया गया नहीं है। 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ थे। भगवान महावीर का जो जन्म चिन्ह था, या भगवान महावीर का जो चिन्ह था वो सिंह था। भगवान महावीर का चिन्ह सिंह था। और अगर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो इनका चिन्ह सर्प था। इनका चिन्ह सर्प यानी कि सांप था। इसके साथ साथ कुछ अन्य जैन मुनियों को भी जानकारी रहना जरूरी है। कुछ प्रमुख में से आते हैं। सबसे पहले जैन तीर्थंकर के जो जिन्होंने जैन धर्म को स्टार्ट किया, सबसे पहले तीर्थंकर जिन्हें ऋषभ देव के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तीर्थंकर या जैन धर्म को स्टार्ट करने वाले ऋषभ देव, जिनका चिन्ह बैल है। 22वें काफ़ी प्रसिद्ध हुए नेमिनाथ, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण हुआ। फिर से एक बार देख लेते हैं। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह। 23वां तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ, सर्प।
पहले तीर्थंकर या जैन धर्म को स्टार्ट करने वाले ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह बैल हुआ। 22वां तीर्थंकर नेमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख हुआ। 16वां तीर्थंकर शांतिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण हुआ। 24वें तीर्थंकर और भगवान महावीर के बारे में या कह सकते हैं कि जैन धर्म की प्रमुख बातों को कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में लिखा गया है। उनका संकलन कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में किया गया। जैन धर्म की प्रमुख बातें और भगवान महावीर से संबंधित सभी बातों का वर्णन कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में किया गया है। भगवान महावीर का जन्म 540 बीसी कुंडल वैशाली में हुआ था। वहीं उनकी मृत्यु 468 बीसी पावापुरी में हुआ था। उनका जन्म कुंडल वैशाली 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली और उनकी मृत्यु 468 पावापुरी में हुई थी। 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। जैन धर्म के भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। वहीं माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। बचपन का नाम वर्धमान और 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। 12 वर्ष की तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उपदेश की बात करते हैं तो इनका उपदेश प्राकृत भाषा में दिया गया है। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। अनुयायियों को मूलतः जैन धर्म के अनुयायियों को मूल रूप से निग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म के अनुयायियों को मूल रूप से निग्रंथ कहा गया है। प्रथम अनुयायी की बात करते हैं तो प्रथम अनुयायी इनका दामाद जामिल बने थे। प्रथम अनुयायी भगवान महावीर के दामाद जामिल बने थे। और भिक्षुणी की बात करते हैं, प्रथम भिक्षुणी अनुयायी राजा दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी थी। कुछ समय के बाद जैन धर्म में बाद में मतभेद हुआ और जैन धर्म दो भागों में टूट गया। जिसमें से प्रथम भाग में स्थूलभद्र जो जिन्होंने श्वेतांबर धर्म को अपनाया, और दूसरा हुआ भद्रबाहु जिन्होंने दिगंबर स्वरूप को अपनाया था। फिर से देखते हैं, प्रथम स्थूलभद्र जिन्होंने श्वेतांबर पद्धति को अपनाया और ये मगध में रहे थे, ये मगध सेक्टर में थे। और दूसरे थे भद्रबाहु जिन्होंने दिगंबर पद्धति को अपनाया और ये कुछ समय के लिए कर्नाटक चले गए थे, दक्षिण की ओर कर्नाटक दिशा में चले गए थे और इन्होंने नग्न रहने की पद्धति को अपनाया था। स्थूलभद्र श्वेतांबर थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए जिन्होंने नग्न रहने की पद्धति को अपनाया था। कुछ प्रमुख जैन संगतियाँ। मूल रूप से दो जैन संगतियों का उल्लेख किया गया है। पहली जैन संगति 300 बीसी पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था, जो स्थूलभद्र के समय करवाया गया था। पहली जैन संगति 300 बीसी पूर्व ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र के द्वारा करवाई गई थी। और दूसरी जैन समिति का उल्लेख 512 ईस्वी में बल्लवी में करवाया गया था और जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। दूसरी जैन समिति 512 ईस्वी में बल्लवी में करवाया गया था, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। जैन धर्म में त्रिरत्न की बात कही गई है। उसमें से पहला रत्न सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण है। जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख उद्योग नहीं है? ऑप्शन दिया गया है ए नंबर उर्वरक, बी नंबर जूट, सी नंबर बिजली,
डी नंबर कच्चा तेल। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया जूट। औद्योगिक नीति और संवर्धन के अनुसार जूट एक प्रमुख उद्योग में नहीं आता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं के विस्तार और फैलाव का कारण बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं के विस्तार और फैलाव का कारण बनता है? ऑप्शन नंबर ए स्फीति दाब, बी नंबर अंतर शोषण, सी नंबर परासरण दबाव और डी नंबर दाब विभव। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा स्फीति दबाव। स्फीति दबाव जिसे इंग्लिश में टर्गर दबाव बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टर्गर दबाव बोलते हैं। टर्गर प्रेशर बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। जैसे ही जल कोशिका में प्रवेश करती है टर्गर दबाव बढ़ जाता है, टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कोशिका की दीवारें होती है जो फैल जाती हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। फ्री स्टाइल कुश्ती, फ्री स्टाइल कुश्ती में एकल राउंड की अवधि क्या होती है? फ्री स्टाइल कुश्ती में एकल राउंड की अवधि क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 3 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 2.5 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 2 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 3.5 मिनट। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया 3 मिनट, ए नंबर 3 मिनट। फ्री स्टाइल कुश्ती में एकल राउंड की अवधि 3 मिनट की होती है। इसके साथ साथ कुश्ती के गेम में कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट जो वर्ड होते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड होता है टेक डाउन। टेक डाउन, टेक डाउन में खड़े होकर प्रतिद्वंदी को मैट मैट पर गिरा देना और उस पर नियंत्रण करना टेक डाउन कहलाता है। खड़े होकर प्रतिद्वंदी को मैट पर गिराना और उस पर नियंत्रण करना टेक डाउन कहलाता है। रिवर्सल, रिवर्सल जब नीचे वाला पहलवान अपनी स्थिति बदलकर ऊपर आ जाए और नियंत्रण कर ले, जब नीचे वाला पहलवान अपनी स्थिति को बदलकर ऊपर आ जाए और नियंत्रण कर ले तो उसे रिवर्सल कहते हैं। स्कैप, नीचे की स्थिति से निकलकर, स्कैप में नीचे की स्थिति से निकलकर प्रतिद्वंदी के सामने खड़ा हो जाना स्कैप कहलाता है। ब्रिज, पीठ को मैट से सटाने या बचाने के लिए, पीठ को मैट से बचाने के लिए धनुष की आकार में खड़ा हो जाना, पीठ को मैट से बचाने के लिए धनुष की आकार में खड़ा हो जाना ब्रिज कहलाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना, भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए नंबर 1901 में, बी नंबर 1919 में, सी नंबर 1926 में, डी नंबर 1922 में। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर 1926 में। भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना 1926 में की गई थी, जिसे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जिसे विष्णु नारायण भातखंडे ने स्थापित किया था। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर बी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी गूगल क्रोम, ऑप्शन नंबर डी एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है सौर मंडल का गणितीय भविष्य कहने वाला सूर्य केंद्रित मॉडल सबसे पहले किसने विकसित किया था? सूर्य केंद्रित मॉडल यानी कि हेलियोसेंटर थ्योरी, सबसे पहला हेलियोसेंटर थ्योरी किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए निकोलस कॉपरनिकस, बी नंबर इमेनुअल कांट, सी नंबर गैलीलियो गैलीली, डी नंबर प्यारे साइमन लाप्लास। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया सबसे पहली हेलियोसेंट्रिक यानी कि सूर्य केंद्रित मॉडल को सबसे पहले निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था। यह सिद्धांत सबसे पहले निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था। सौरमंडल का गणितीय भविष्य कहने वाला सूर्य केंद्रित यानी कि हेलियोसेंटर मॉडल सबसे पहले निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था। निकोलस कॉपरनिकस एक पोलिश खगोल शास्त्री थे। इनके सिद्धांत के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं।
गैलीलियो के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह भी उसके चारों ओर घूमते हैं। गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को सही साबित किया था, बाद में सही साबित किया था। बात करते हैं कि सबसे पहले भारत में सूर्य केंद्रित मॉडल के अनुसार यानी कि सौरमंडल के सिद्धांतों ने कौन कौन से लोगों ने दिया है। तो सबसे पहले भारत के आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत दिया था। भारत के आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत दिया था। उसके बाद 1543 में 1543 में कोपरनिकस ने गणितीय आधार पर सूर्य केंद्रित का सिद्धांत दिया था, जिसे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। उसी के बाद गैलीलियो ने 1601 ने दूरबीन से देखकर कोपरनिकस के सिद्धांत को सही बताया था। जिसके लिए गैलीलियो को चर्च के खिलाफ जाने और कोपरनिकस को सही बताने के लिए नज़रबंद कर दिया गया था। इसके साथ कुछ अन्य सिद्धांत की बात करते हैं। तो पहला आता है भूकेंद्रीय सिद्धांत, जिसमें पृथ्वी को केंद्र में रखा गया था और यह सिद्धांत टॉलमी के द्वारा दिया गया था, जिसे अब गलत साबित कर दिया गया है। सबसे पहले भूकेंद्रीय सिद्धांत आया था, जिसे टॉलमी के द्वारा दिया गया था, जो उसे अब गलत कर दिया गया है, जिसे हम जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। उसके बाद आया सूर्य केंद्रित सिद्धांत, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसे सबसे पहले कोपरनिकस ने दिया और बाद में गैलीलियो गैली ने इसे सही साबित किया। इसके बाद आता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसने कहा था कि जो जितने भी ग्रह और उपग्रह है, वह गोलाकार आकृति में न घूम करके एक इलिप्टिकल यानी कि अंडाकार आकृति में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं या परिक्रमा करते हैं। इसने कहा था कि वे गोलाकार न घूम करके इलिप्टिकल आकार में सूर्य के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, जिसे हम सबसे पहले देखते हैं। गैसियस हाइपोथेसिस इमैनुअल कांट ने इसे दिया था, जिसके अनुसार ब्रह्मांड की संरचना गैसों के कारण हुई थी। विभिन्न गैसों के जमा होने के कारण ब्रह्मांड का पूरा ब्रह्मांड बना है। नेबुला हाइपोथेसिस जो कांट और लाप्लास के द्वारा दिया गया था, और टाइडल थ्योरी जेम्स और हेरोल्ड जेफरी के द्वारा दिया गया था। सबसे पहला आता है सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो सबसे पहला आता है गैसियस हाइपोथेसिस, जिसे इमैनुअल कांट के द्वारा 1755 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद आता है नेबुला हाइपोथेसिस, कांट और लाप्लास के द्वारा दिया गया। उसके बाद आता है टाइडल थ्योरी जेम्स और हेरोल्ड जेफरी के द्वारा दिया गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पल्लवी, बी नंबर चरण, सी नंबर वर्णम, डी नंबर ध्रुपद। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक संगीत में ध्रुपद नहीं आता है। ध्रुपद है जो शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत शैली का एक हिस्सा है। कर्नाटक संगीत में पल्लवी, वर्णम, चरण, कृति, जावली, गीतम, ये सब प्रमुख कर्नाटक संगीत का हिस्सा आता है। अगर शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत की अगर बात करते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली की बात करते हैं, तो इसमें ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और तपा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ अन्य शैली में उड़ीसी संगीत शैली आती है, जो उड़ीसा के राज्य में प्रमुख है। कर्नाटक तथा हिंदुस्तानी शैली का यह मिला जुला वर्णन है। कर्नाटक तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का यह मिला जुला रूप है। उसके बाद आता है सोपनाम संगीत शैली केरल के मंदिरों में गाया जाता है। सोपनाम संगीत शैली मुख्य रूप से केरल के मंदिरों में मिलता है। उसके बाद अलग में आती हैं रविंद्र संगीत शैली जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रविंद्र संगीत शैली को बनाया गया था। उसके बाद प्रमुख शैली में हवेली
हवेली संगीत जो ध्रुपद शैली से प्रभावित है और मुख्य रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में गाया जाता है। हवेली संगीत शैली ध्रुपद शैली से प्रभावित है और उत्तर भारत के मंदिरों में गाया जाता है। उसके बाद कुछ संगीत शैली में पश्चिमी शास्त्रीय संगीत आते हैं। पश्चिमी शास्त्रीय संगीत आते हैं जो मुख्य रूप से यूरोप से भारत में आया है। इसमें सिम्फनी, ओपेरा और सोनाटा जैसे शैलियाँ मिलती है। सिम्फनी, ओपेरा और सोनाटा जैसे शैलियाँ मिलती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर मुंबई, बी नंबर दिल्ली, सी नंबर चेन्नई, डी नंबर कोलकाता। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो दूसरा सबसे ज़्यादा महानगर की अगर बात करते हैं तो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर दिल्ली है। दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर दिल्ली है। अगर पहले की बात करते हैं, ये दूसरा अगर दिल्ली है तो पहला की अगर बात करते हैं तो पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर मुंबई है। पहली सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर मुंबई है। वहीं कुछ अन्य बिंदुओं को देख लेते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी तथा दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी तथा दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। वहीं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, तथा दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है। शिक्षित राज्य की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य केरल तथा दूसरे नंबर पर मिजोरम। सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य केरल तथा दूसरे नंबर पर मिजोरम। और अगर सबसे कम शिक्षा वाला राज्य की बात करते हैं तो पहले नंबर पर बिहार और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है। पहले नंबर पर बिहार तथा दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है। लिंगानुपात की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में तथा दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। लिंगानुपात के अनुसार सबसे प्रथम स्थान पर केरल तथा द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु आता है। सबसे कम लिंगानुपात में हरियाणा और दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर। सबसे कम लिंगानुपात में राज्य हरियाणा और दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर। वहीं अगर केंद्र शासित को अगर जोड़ देते हैं, राज्य और केंद्र शासित को अगर जोड़ देते हैं तो सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश 618 जनसंख्या के साथ दमन और दीव आता है। अगर के राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिलाकर अगर हम बात करते हैं सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव में है। और अगर केवल राज्य की बात करते हैं तो जनसंख्या लिंगानुपात के अनुसार दमन और दीव में है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में आता है। बिहार राज्य की अगर बात करते हैं तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना और उसके बाद चंपारण आता है। वहीं सबसे कम जनसंख्या शिवहर में है। बिहार में सबसे ज़्यादा पटना तथा दूसरे नंबर पर चंपारण, सबसे कम में शिवहर। शिक्षित राज्य की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य रोहतास, उसके बाद पटना। शिक्षित जिला रोहतास तथा दूसरे नंबर पर पटना। सबसे कम शिक्षित जिला पूर्णिया। लिंगानुपात के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज, उसके बाद सिवान। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज और उसके बाद सिवान। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज और सिवान। सबसे कम लिंगानुपात की बात करते हैं तो मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा शिवहर में और सबसे कम कैमूर भभुआ डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज़्यादा जनसंख्या शिवहर में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वेस्ट चंपारण और बिहार का सबसे छोटा क्षेत्रफल शिवहर में है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? ए नंबर ब्रह्म सभा, बी नंबर वेद समाज, सी नंबर आर्य समाज, डी नंबर प्रार्थना समाज। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज को पहले ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। ब्रह्म समाज को पहले ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में 1828 में की गई थी।
बाद में इसे 1830 में इसका नाम बदल करके ब्रह्म समाज कर दिया गया। पहले ब्रह्म समाज सभा इसका नाम था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कर दिया गया। इसके साथ साथ कुछ अन्य समाजों को भी देख लेते हैं, जैसे प्रार्थना समाज, जिसे का आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में बनाया गया। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना दयाराम सरस्वती के द्वारा दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, जो 1875 ईस्वी में की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में की गई। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1875 में किया गया। अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में की गई। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवान डिजोरियो के द्वारा हेनरी विवान डिजोरियो के द्वारा 1820 में बनाया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबाई फुले ने 1873 में की थी। देव समाज की स्थापना शिव। चलिए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? ए नंबर ब्रह्म सभा, बी नंबर वेद समाज, सी नंबर आर्य समाज, डी नंबर प्रार्थना समाज। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज को पहले ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। ब्रह्म समाज को पहले ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। बाद में इसे 1830 में इसका नाम बदल करके ब्रह्म समाज कर दिया गया। पहले ब्रह्म सभा इसका नाम था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कर दिया गया। इसके साथ साथ कुछ अन्य समाजों को भी देख लेते हैं, जैसे प्रार्थना समाज, जिसे का आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में बनाया गया। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना दयाराम सरस्वती के द्वारा दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, जो 1875 ईस्वी में की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में की गई। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1875 में किया गया। अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में की गई। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवान डिजोरियो के द्वारा हेनरी विवान डिजोरियो के द्वारा 1820 में बनाया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबाई फुले ने 1873 में की थी। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यौगिक CH3NH2 का आईयूपीएक नेम क्या है? यौगिक CH3NH2 का आईयूपीएक नेम क्या है? ए नंबर 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एनिमो एमीन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन, बी नंबर एथेनेमीन, सी नंबर मेथेनेमाइन, डी नंबर प्रोपेन 1 एमिनो। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया मेथेनेमाइन। यौगिक CH3NH2 का आईयूपीएक नेम मीथेनेमाइन है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भवई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य है? भवई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य है? ए नंबर बिहार, बी नंबर मध्य प्रदेश, सी नंबर उड़ीसा, डी नंबर राजस्थान। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो सही ऑप्शन हो गया डी नंबर राजस्थान। भवई राजस्थान से संबंधित एक नृत्य शैली है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में झूमर
और जाट जटिन, बिहार में झूमर और जाट जटिन, मध्य प्रदेश में काठी, मध्य प्रदेश में काठी, उड़ीसा में उड़ीसी नृत्य, उड़ीसा में उड़ीसी नृत्य काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला कौन सा जल निकाय है? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को। सही ऑप्शन पहले देखते हैं। ए नंबर, पहले ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर 11 डिग्री चैनल, बी नंबर 10 डिग्री चैनल, सी नंबर 9 डिग्री चैनल, डी नंबर 8 डिग्री चैनल। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य बातों को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख जल संधियाँ और बॉर्डर लाइन है। सबसे पहला नाम आता है पाक स्ट्रेट का, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट का, तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। उसके बाद आया है मलक्का, मलक्का जल संधि, मलेशिया को इंडोनेशिया से, मलक्का जल संधि मलेशिया को इंडोनेशिया से, मलक्का जल संधि मलेशिया को इंडोनेशिया से। बोरिंग जल संधि रूस को अमेरिका से, बेरिंग जल संधि रूस को अमेरिका से, बेरिंग जल संधि या बेरिंग चैनल रूस को अमेरिका से, रूस को अमेरिका से। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्पेन को मोरक्को से, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। जिब्राल्टर स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान को, रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान को। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को। डूरंड, डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। 38 पैरेलल लाइन, 38वां पैरेलल लाइन उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। 38वां पैरेलल लाइन उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। 49वां पैरेलल लाइन अमेरिका को दक्षिणी कोरिया, उत्तर अमेरिका को कनाडा से, 49वां पैरेलल लाइन अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। 49वां पैरेलल लाइन समानांतर रेखा अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। हिडेनबर्ग जर्मनी और फ्रांस के बीच है, हिडेनबर्ग जर्मनी और फ्रांस के बीच की स्थित एरिया को हम हिडेनबर्ग के नाम से जानते हैं। मैजिनो रेखा फ्रांस को जर्मन से, मैजिनो रेखा फ्रांस को जर्मन से अलग करती है, मैजिनो रेखा फ्रांस को जर्मन से अलग करती है। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश चैनल, जिसमें सबसे पहला आता है इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड को फ्रांस से, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को फ्रांस से, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है, अंडमान को निकोबार से अलग करती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पौधे को डैश में रहकर जड़ों के माध्यम से जल अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। पौधों को किस चीज़ में रह के, या कह सकते हैं डैश में रहकर जड़ों के माध्यम से जल अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। ए नंबर छाँव में, बी नंबर मंद रोशनी में, सी नंबर पंखे के नीचे, डी नंबर पॉलीथीन बैग से ढका हुआ। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो पौधों को पंखे के नीचे रह करके, सी नंबर इसका सही आंसर हो गया, सी नंबर पंखे के नीचे रह करके जड़ों के माध्यम से जल अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है? ऑप्शन नंबर ए टाटा मोटर्स, ऑप्शन नंबर बी रैनबैक्सी, ऑप्शन नंबर सी इन्फोसिस, ऑप्शन नंबर डी सेल। अगर सही ऑप्शन की बात करते तो इसका ऑप्शन हो गया सेल, इसका सही ऑप्शन हो गया सेल। सेल है जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अब नहीं आता है, सेल बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नहीं आता है। सेल सार्वजनिक क्षेत्रों में महारत्न कंपनी है, सेल सार्वजनिक क्षेत्रों में महारत्न कंपनी है, जिसकी स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी, जिसकी स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी।